नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ के बिज़नेस मॉडल के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के भविष्य की योजनाएं क्या हैं और कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या हैं। और इस कंपनी के बिज़नेस मॉडल के अध्ययन का अनुरोध हमें श्री राधेश्याम जी गुप्ता से प्राप्त हुआ है। तो देखिए, ओरिजिनली ये कंपनी चेन्नई में 1999 में इस्टेब्लिश हुई और उस समय ये जो कंपनी थी ये पीसीबी बनाकर एक अमेरिकन कंपनी एबीबी इलेक्ट्रॉनिक्स को सप्लाई करती थी। अब ये जो एबीबी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो एक्चुअली एवलॉन टेक्नोलॉजी के प्रमोटर्स द्वारा ही प्रमोटेड कंपनी थी। तो आप ये समझ लें कि जो एवलॉन टेक्नोलॉजी का मूल रूप से निर्माण हुआ वो अमेरिकन कंपनी, इनके प्रमोटर द्वारा बनाई गई अमेरिकन कंपनी को पीसीबी बनाकर एक्सपोर्ट करने के लिए हुआ था। धीरे धीरे एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ ने अपनी कैपेबिलिटीज़ डेवलप की और अब ये फुल्ली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बन गई है। अब ये सारी ईएमएस क्या होता है, या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस क्या होती है, फुल्ली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे। तो इसके बाद हुआ ये कि जैसे जैसे इन्होंने अपने कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया और ये फुल्ली इंटीग्रेटेड हुई तो इनको आवश्यकता हुई पैसे की, और उसके लिए इन्होंने अप्रैल 2023 में आईपीओ लेके आए ये, और आईपीओ जो उनका काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अब जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस या ईएमएस क्या होता है। तो देखिए, इसको एक बहुत छोटे सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, उसके पास एक खिलौना है जो जनरली इलेक्ट्रॉनिक खिलौने चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक खिलौने जो आते हैं वो, मान लीजिए अगर आप उसको डिसमेंटल करें या उसको आप पुर्जा पुर्जा अलग करें तो आप ये पाएंगे कुछ प्लास्टिक के कवर हैं और उसके अंदर एक सर्किट है। उस सर्किट के अंदर एक मैग्नेट या ट्रांसफार्मर टाइप चीज़ है और उसके अंदर एक प्लेट निकलती है जिसमें जो मेन उसका सर्किट होता है, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण टाइप चीज़ें लगी रहती है। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण टाइप जो चीज़ें लगी रहती हैं एक प्लेट के ऊपर, ब्राउन सी कलर की प्लेट होती है, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे रहते हैं उसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं। वो बेसिकली पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जान होती है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो उस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के थ्रू रन करते हैं। फिर एक बैटरी का स्लॉट होता है, तो और कुछ वायर्स होते हैं, कुछ लाइटिंग्स होती हैं। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो वो वायर्स वगैरह हैं उसको आप केबल कह लें या वायर हार्नेस उसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं, और उसके जो पुर्जे हैं या आप ये बोलें उसका जो कवर है, खिलौने का जो कवर है उसको प्लास्टिक का पार्ट बोल दें, और अंदर कोई मैग्नेट या ट्रांसफार्मर है उसको मैग्नेटिक्स बोल दें। तो ऐसे करके ये जो पूरी असेंबली है, यानी इन सब चीज़ों को जब पैक करके मैं एक खिलौने की शक्ल दे देता हूँ तो उसको बोलते हैं बॉक्स बिल्ड। तो क्या है कि अब जो खिलौने बनाने वाला है वो दो काम कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉनिक का जो सिस्टम है वो किसी और से बनवा ले और उसको अपने यहाँ लाकर अपने खिलौने के जो पार्ट्स हैं उसमें फिट कर दे और आगे बेच दे, या वो रेडीमेड पूरा का पूरा खिलौना अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार वो किसी मैन्युफैक्चरर से बना दे। तो अगर वो खिलौना जो है वो अपने यहाँ बनाता है, जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट भी वो खुद ही डिज़ाइन करता है, खुद ही तैयार करता है और पूरा का पूरा खिलौना अपने यहाँ असेंबल करके बाज़ार में बेच देता है, तो उसको बोलते हैं इन हाउस डेवलपमेंट। और अगर वो ये कहता है भाई, तू किसी और को कह देता है कि भाई तुम ऐसा करो, मेरे लिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इसके जितने भी हैं ना वो तुम तैयार करके दे दो, तो वो जो सामने वाला आपको वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उस खिलौने का जो तैयार करके देगा, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर, ईएमएस प्रोवाइडर।
तो आप ये समझ लीजिए कि विश्व में दो तरह के काम हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी डिवाइसेज हैं, चाहे वो मोबाइल हो या टीवी हो या और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी हैं, वो या तो जो कंपनी उनको बेच रही है वो खुद तैयार करती है या अपने यहाँ इन हाउस तैयार करती है, या वो किसी को कह देती है, जिस यानी कि भाई तुम मेरे लिए तैयार कर दो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो खुद के लिए तैयार करने वाले जो सिस्टम है, या जो करीब करीब 65% जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के निर्माता है वो इन हाउस डेवलप करते हैं, और बाकी 35% जो हैं वो इसको आउटसोर्स करते हैं। किन को आउटसोर्स कर देते हैं? वो ईएमएस सर्विस प्रोवाइडर को, जैसे एवलॉन टेक्नोलॉजीज को। पहली चीज़ जिसको टेलविंड बोलते हैं, यानी कि इस इंडस्ट्री की, यानी ईएमएस इंडस्ट्री की जो टेलविंड है या फेवरेबल फैक्टर है, वो ये है कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो स्पेशलाइजेशन का ट्रेंड है। वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का, वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दूसरे से बनवाता है और खुद के नाम से डिस्ट्रीब्यूट और मार्केट करता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो कंपनी है ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि ये पीसीबी की डिज़ाइन करने से, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की डिज़ाइन करने से लेके और फाइनल फिनिश प्रोडक्ट तक, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ही नहीं, कंप्लीट प्रोडक्ट। यानी अगर जो हमने खिलौने का एग्जांपल लिया था, उसमें कंप्लीट खिलौना बॉक्स पैक करके वो मैन्युफैक्चरर को या जो फाइनल उसका बेचने वाला है उसको दे देता है। तो इसको बोलते हैं बॉक्स बिल्ड। तो A to Z मैं आपको माल तैयार करके दे दूंगा, आपको अपना ठप्पा लगाना और बाज़ार में बेच देना है। उसके बाद इसमें डिफेक्ट आ गया तो भी आप मेरे को सर्विस सेंटर बना दीजिए, मैं इसी चीज़ को रिपेयर करके ग्राहक को वापस दे दूंगा। तो ये जो कंपनी है एवलॉन टेक्नोलॉजी, ये पीसीबी की डिज़ाइन करती है, उसकी मैन्युफैक्चर करती है, कंपोनेंट्स को जोड़ती है, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की असेंबली करती है, उसमें तार जोड़ती है। तार जोड़ने के बाद अगर उसको किसी लोहे की या प्लास्टिक की केसिंग में डालना हो तो उसको उस केसिंग में डालती है और वेयर हाउसिंग करती है, और उनको अपने सप्लायर्स को या अपने ओईएम्स को या जो उनके बनवाने वाले उनको ये भेज देती है। अच्छा, एक और बात, जो ये कंपनी है एवलॉन टेक्नोलॉजीज़, ये B2B कंपनी है, जबकि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ टाइप की जो कंपनीज़ हैं जो भी ईएमएस में हैं वो B2C कंपनीज़ हैं। यानी कि एवलॉन टेक्नोलॉजी जो अपनी सर्विस देती है वो किसी बिजनेस को देती है, ना कि अल्टीमेट कंज्यूमर जैसे हम हैं उनको। अब बात करते हैं कि ईएमएस इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल फैक्टर्स या जो टेलविंड्स जिसको बोलते हैं ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, वो क्या है। तो देखिए, नए से नए, अब आप जानते हैं हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग हो रहा है, तो नई से नई एप्लीकेशन डेवलप हो रही है। तो जब नई एप्लीकेशन डेवलप होगी तो इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बढ़ेगी। फिर क्या हुआ कि चाइना में जो रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क है, दूसरी बात वहाँ पर लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है, फ्यूल की कॉस्ट बढ़ रही है, तो ज़्यादातर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो चाइना +1 स्ट्रेटजी अपना रहे हैं और वो भारत की तरफ आ रहे हैं। इसके साथ साथ ही यूएस में भी बिल्ड अमेरिका बाय अमेरिका कंसेप्ट चल रहा है, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम प्रोवाइडर्स जो हैं उनके लिए इंसेंटिव्स हैं। तो दो जो बड़े हब हैं वो उनमें से एक अमेरिका और एक भारत, ये बन रहा है। फिर क्या है, नए सेक्टर्स जो डेवलप हो रहे हैं, स्पेशली सोलर में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यानी ईवी में, और हाइड्रोजन फ्यूल की जो टेक्नोलॉजी जिससे ऑटोमोबाइल चलते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के ज़बरदस्त डिमांड है। तो अब जान लेते हैं कि ये कौन कौन से सेगमेंट में काम करते हैं, किन किन इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करते हैं, और वहाँ से इनका रेवेन्यू कितने % आता है, और एक्चुअली क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो सबसे बड़ा इनका चंक रेवेन्यू का आता है वो 30% वो आता है इंडस्ट्रियल से, और वहाँ पर ये पावर एंड ऑटोमेशन सेक्टर्स के लिए कंट्रोल पैनल बनाते हैं और मोटर कंट्रोलर्स बनाते हैं। मोटर कंट्रोलर्स या कंट्रोल पैनल जो होता है वो बिजली की सप्लाई को रेगुलेट करना या मोटर को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए काम आते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उसके लिए बनाते हैं। फिर जो सेकंड नंबर पे इनका रेवेन्यू आता है वो 27% ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट से आता है, जिसमें रेलवे, एरोस्पेस और ऑटो
मोबाइल्स के लिए ये सॉल्यूशंस बनाते हैं। उसमें ब्रेकिंग सिस्टम जैसे कवच, वो स्मोक सेंसर्स, अगर आग लग जाए तो उसके लिए सेंसर्स बनाते हैं। फिर डैशबोर्ड बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो तीसरा इनका सेगमेंट है उससे 20% रेवेन्यू आता है, क्लीन एनर्जी का सेगमेंट, जहाँ सोलर, ईवी और हाइड्रोजन इस तरह के एप्लीकेशंस हैं। तो वहाँ पर ये डैशबोर्ड टाइप चीज़ें बनाते हैं, जिसमें पैनल पे सब चीज़ें, बैटरी की हेल्थ है, आरपीएम है, टॉर्क है, उसकी बैटरी की कंडीशन है, ये सारी चीज़ें दिखाई दे। फिर एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सर्किट से बनाते हैं, जिसमें बैटरी जो है ना प्रॉपरली चार्ज और डिस्चार्ज हो। फिर नेक्स्ट जो इनका रेवेन्यू आता है वो 15% मेडिकल और डिफेंस से आता है। तो मेडिकल और डिफेंस में ये जो है क्लीन एयर मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम्स बनाते हैं। फिर हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो बनाते हैं। फिर कुछ कंट्रोलर्स बनाते हैं डिफेंस के लिए। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम से इनका जो रेवेन्यू आता है वो लगभग 8% आता है। तो इसमें टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाते हैं ये, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेटा सेंटर्स वगैरह हुए उसके लिए स्विचिंग डिवाइसेस, और ये सारे डिवाइसेस जो है ना ये बनाते हैं। एंटेना हुआ, व्हीकल ट्रैकिंग हुआ, ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं। तो इनके जो है यूएस से जो रेवेन्यू आता है वो करीब करीब 57% रेवेन्यू आता है, और इंडिया से जो इनका रेवेन्यू आता है 43% रेवेन्यू आता है। तो देखिए ये जो कंपनी है इसका रेवेन्यू टिल्टेड है एक्सपोर्ट की तरफ, यानी 53% रेवेन्यू आ रहा है। और अब इनके साथ जो प्रॉब्लम ये खड़ी हुई है कि जो टैरिफ लगाया है ट्रम्प साहब ने, तो उसमें इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आने की संभावना है। लेकिन ये कुछ ऑफसेट भी होता है, क्योंकि इनकी जो फैक्ट्री है या इनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वो अमेरिका में ही है। तो इनके जो टोटल 14 यूनिट्स हैं उसमें से 10 चेन्नई में है, 2 बेंगलोर में और 2 यूएसए में है। तो वहाँ पर ये लोकल जो है, लोकल रिक्वायरमेंट जो इनकी है कि भाई आप अमेरिका, जो अगर आप इंडिया से इंपोर्ट करेंगे तो आपके ऊपर ड्यूटी या टैरिफ लगेगा, तो वो कुछ हद तक नलीफाई होता है। पूरी तरह से नलीफाई तो नहीं होता, लेकिन काफ़ी तरह से ये नलीफाई होता है। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ये हाइब्रिड मैन्युफैक्चरिंग में है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है और कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो है ये अमेरिका में होती है। अब इनका फोकस क्या है, तो इनका फोकस है हाई मिक्स फ्लेक्सिबल वॉल्यूम पर। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, तो देखिए इसमें क्या है कि हाई मिक्स यानी कि मिक्स हाई है, डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स ये बना सकते हैं। और फ्लेक्सिबल वॉल्यूम का मतलब ये है कि ये जो है ना छोटी क्वांटिटी और बड़ी क्वांटिटी वो दोनों बना सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि आप जब उसको एस्टेब्लिश करते हैं, जब प्लांट आप लगाते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए या पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए बना होता है। तो ऐसे अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा ली जो इतनी फ्लेक्सिबल हो कि छोटी क्वांटिटी में आप डिफरेंट टाइप का माल बना सको, तो वो जो प्लांट होता है उसकी डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड होती है। लेकिन ऐसी चीज़ बनाने के बाद या ऐसा प्लांट एस्टेब्लिश करने के बाद आपका जो मार्जिन है ना वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि ऐसी कैपेबिलिटी कि आप छोटे क्वांटिटी में और डिफरेंट टाइप्स के माल बना दो, वो हर मैन्युफैक्चरर के बस का रोग नहीं है। अब इनके स्ट्रेंथ की बात करें तो एक तो जैसे मैंने बताया वर्टिकली इंटीग्रेटेड, सारा काम A to Z काम ये करके आपको दे सकते हैं। फिर डाइवर्सिफाइड है, ये पावर ऑटोमेशन में भी है, रेलवे मोबिलिटी में भी है, सोलर ईवी, क्लीन एनर्जी में भी है, कम्युनिकेशन में भी है। तो किसी एक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फिर क्या है, ये जो है हाई ग्रोथ सेक्टर में, स्पेशली हाइड्रोजन, ईवी और सोलर वाले, ये हाई ग्रोथ एरियाज़ हैं। फिर हाइब्रिड मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे मैंने बताया भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इनकी, और अधिकतर कस्टमर्स इनके 5 से 10 साल से इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग की एक कैपेबिलिटी बताती है। फिर भारत में जैसे आप जानते हैं कि PLI स्कीम और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ये ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बढ़ावा दे रही है। तो PLI हुआ, मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम हुए, वो इनके लिए एडिशनल एडवांटेज है। अब बात करते हैं इसकी शॉर्ट कमिंग की। तो पहली चीज़ तो ये कि जो ये भी
ट्रम्प साहब का जो टैरिफ वाला जो किस्सा चल रहा है ना, इससे बहुत अनसर्टेनिटी है कि एक्चुअली फाइनली इस तरह की कंपनीज़ के ऊपर जो भारत से एक्सपोर्ट करती हैं उन पे नेट क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्या है, इनका जो इंपोर्ट है वो इनके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें से 80% जो कंपोनेंट्स हैं वो इंपोर्ट होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन है ना वो इनको प्रभावित करता है। हाई कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है और इसके कारण इनको डेट लेना पड़ता है। तो इनका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है या कैश कन्वर्जन साइकिल है वो काफ़ी लंबा है। अब ऑर्डर बुक की बात करें तो लगभग 14 महीने के ऑर्डर बुक, 14 महीने, अगले 14 महीनों के लिए इनके करीब 1761 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं। जो ईयर एंड ईयर ग्रोथ जो है वो 29% है। मार्केट कैप की बात करें तो 5500 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। ROE एवरेज है 11%, डेट टू इक्विटी 0.29 है, यानी हर 100 रुपये पर 100 रुपये की इक्विटी पर जो है 29 रुपये का कर्जा है। PE जो है वो जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हाइप है उस हिसाब से 87 का है। 2 साल की सेल, 2 साल की इसलिए कि अभी इसका अप्रैल 2023 में तो IPO आया ही था, इसलिए 2 साल की सेल लगभग 16% बढ़ी है। प्रॉफिट जो है लगभग 21% का बढ़ा है। अब अगर कंपेयर करें तो देखिए ये B2B सेक्टर में है और इसकी जो कंपेरेबल कंपनी है ना वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, क्योंकि वो जो है वो B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट में। तो इसकी जो नियरेस्ट कंपनी है वो है सिरमा SGSS, उसका 10.2% ROE है, इसका 11%, एवलॉन का 11% है, उसका PE 58 है, इनका 87 है। तो इस तरीके से आपको एक बेंचमार्क मिलता है कि बेसिकली हालांकि 58 का भी PE काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दो सिमिलर सी कंपनी में एक का 58 और एक का 87, तो ये कंपनी यानी एवलॉन टेक्नोलॉजीज जो है ना प्राइस टू परफेक्शन है। अगर मार्केट में करेक्शन आएगा तो ये शेयर जो है ना ये ज़्यादा गिरेगा। प्रमोटर के पास 51% है, FII के पास 7% है, DII के पास 17% है, पब्लिक के पास 25% है। तो आप अपना होमवर्क करें, मेरी शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।